हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन विद एमसीक्यू या प्रीमिक्स भी बोल देते हैं। इसके अंदर आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यू करेंगे। तो आज हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू, क्योंकि बहुत बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमने अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो पहले एमसीक्यू करने में दिक्कत आती है। तो टॉपिक के बाद हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक है। ऑलरेडी हमने ओलंपिक कमेटी के बारे में सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले ली है। ठीक है, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते थे आज के न्यूज़पेपर में। तो बाकी टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक देखो, केरला गवर्नर गिव एसेंट टू लोकयुक्ता ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे हमें यूपीएससी क्या डिमांड करता है। अब लोकयुक्ता है तो हम लोकयुक्ता कब आया, क्या आया, उसके बारे में पढ़ दिया तो क्या हो गया। तो यहाँ पे हमें एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है और थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाननी है ना। और कुछ की पॉइंट है यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है अगर लोकयुक्ता के ऊपर भी है, जो हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एसेंट दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोविजन जो मेजर जो क्रिटिसिज्म है जिसका, वो क्या है कि गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था, जैसे मान लीजिए लोकयुक्ता ने डायरेक्ट किया तो उस पब्लिक सर्वेंट को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता था अगर कोई करप्शन या कुछ ऐसा चार्जेस वहां पे लग गए। लेकिन अब क्या है कि अब जो गवर्नमेंट है उसको पावर आ गई कि वो उस वर्डिक्ट को, जो लोकयुक्ता वर्डिक्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है, या एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट। तो मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो साफ साफ देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके अंदर पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में आजकल आती है, लेकिन उसके अंदर जाना नहीं, हमारे पास वैसे ही टाइम कम है। तो हम क्यों ऐसे इशू में पढ़ें जहाँ पे हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें वही सोर्स पढ़ना है या वहाँ पे आपको ध्यान देना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या दुनिया में पॉलिटिकली क्या होता है, यूट्यूब पे क्या होता है, उसके ऊपर आपने जाना नहीं है। पहले बैकग्राउंड देखते हैं दोस्तों। तो अम्बर्समेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो 1809 स्वीडन के अंदर ऑफिशियली यहाँ पे इसका इनॉग्रेट इसको किया गया। उसके बाद वियट रिपोर्ट आई 1961 के अंदर। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन जो है उसने अडॉप्ट किया अम्बर्समेंट को 1967 के अंदर। इंडिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे रिकमेंड किया गया, फर्स्ट प्रपोज बाय लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन 1960s। यूपीएससी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान बटाने के लिए बोल सकता है 1952 या कुछ ऐसा, है ना। तो डेट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार इस टाइम के पीरियड के ऊपर इसके बारे में बात हुई थी। एलएम सिंघवी ने भाई टर्म दे दी, लोकयुक्ता लोकपाल, ये दो टर्म होंगी जो हम लेके। फर्स्ट एआरसी है, उसने बोला सेंटर स्टेट लेवल के ऊपर इसको बनाओ। 1968 के अंदर बिल पास हुआ, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व होगी और वो वहीं पे बात बनी नहीं। सेकंड एआरसी आ गया, उसने बोला कि ठीक है ऑफिस ऑफ लोकपाल होना चाहिए। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो ये मूवमेंट चली अन्ना हजारे के साथ, है ना। और इसके तहत यहाँ पे जो है बाद में आपको पता है एक्ट आया। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे हमें बेसिक आइडिया मिला कि भाई कहाँ से ये सारा ओरिजिन वगैरह इसका हुआ। अब बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। कुछ की है जहां पे आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसको डिटेल में हम देखेंगे। चेयरमैन, ठीक है दोस्तों, कौन होगा, फॉर्मर सीजेआई, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एमिनेंट पर्सन या फिर कुछ एमिनेंट पर्सन विद स्पेशल नॉलेज, है ना, और एक्सपर्टाइज मिनिमम 25 ईयर की। चलो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई और भी हो सकता है। यहाँ पे यूपीएससी पूछती है फॉर्मर सीजेआई, यहाँ पे यूपीएससी क्या बोलेगी। उसके बाद देखो फॉर्मर सीजेआई या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी क्या बोलेगी, फॉर्मर सीजेआई या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना। यहाँ पे आपको ऐसे ही रिलेट करके देखना है एटलीस्ट, ओके। तो यहाँ पे 5 साल या 70 साल के ऊपर वहां पे खत्म काम। 8 मेंबर होंगे इस पैनल के अंदर, 4 जुडिशियल होंगे, 4 नॉन जुडिशियल। जो जुडिशियल होंगे उसके अंदर कौन कौन, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। जो नॉन जुडिशियल है वहां पे एमिनेंट पर्सन, स्पेशल नॉलेज, वही क्राइटेरिया। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे 50% मिनिमम जो है मेंबर वो SC ST OBC वुमेन माइनॉरिटी से बिलोंग करते होने चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया। तो टू दी पॉइंट आपने ध्यान से पढ़ना है इसको। 5 साल 70 साल तक यहाँ पे इनका टेन्योर। अब बात करते हैं कि चेयरमैन और मेंबर शैल नॉट बी, कौन नहीं बन सकता, MP MLA, है ना। फिर तो वही अपने खुद के काम है ना, खुद ही कैसे देखोगे, है ना। अपना बच्चा सभी को अच्छा, वही बात है ना। वो अपना बच्चा तो सभी को अच्छा लगता है दोस्तों, वैसे ही फिर वो खुद ही करप्शन करेंगे तो खुद किसको वो सजा देंगे। कमिटिंग ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, ऐसा विकेट बिहेवियर कुछ हो, लेस देन 45 ईयर एज, मेंबर ऑफ पंचायत या म्यूनिसिपलिटी हो, पर्सन रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट, होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इनको यहाँ पे निगलेक्ट किया गया, एक्ट के अंदर ये डिटेल आपकी दी हुई है, ओके। यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसका चेयरपर्सन PM होगा। ठीक है दोस्तों, मेंबर स्पीकर हाउस ऑफ पीपल के अंदर, अपोजिशन लीडर हाउस ऑफ पीपल के अंदर। यहाँ पे राहुल गांधी वाला जो केस अभी कांग्रेस का हुआ था उसके बारे में अमेंडमेंट 2016 के बारे में पढ़ेंगे। सीजेआई और नॉमिनेटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एमिनेंट पर्सन। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के अंदर ये रहेंगे जो सिलेक्ट करते हैं अल्टीमेटली। तो यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्री का क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात,
प्राइम मिनिस्टर क्या इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है मिनिस्टर, एमपी, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंक्लूडेड है। यहाँ पे ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड तो है, लेकिन एक्सेप्ट एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी, तो उस केस के अंदर इसको नहीं यहाँ पे डाला जाएगा। डज नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन ऑफ मेंबर या मिनिस्टर और एमपी, जो मतलब पार्लियामेंट में जो बोलते हैं ना, वो उसके बेस के ऊपर वहां पे आपको ज्यूरिडिक्शन उस केस में नहीं जाएगी। वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर भी नहीं आती है ना, वहां पे उनको अलग वहां पे फ्रीडम दी हुई है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं जो पार्लियामेंट के अंदर बोला उसको उठा के बाहर आप कोर्ट के अंदर ले जाओ, तो वहां पे कोर्ट डील नहीं करती। इट इंक्लूड एनी पर्सन हु हैज बीन इन चार्ज, ठीक है, जो भी है, चाहे वो डायरेक्टर, मैनेजर, जो कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा पब्लिक ऑफिशियल, उनको के अपने एसेट लायबिलिटी उसकी सारी डिटेल आपको लेखा जोखा देना है, ये बोला गया। अभी इसके अंदर भी अमेंडमेंट होगी, अभी देखते हैं। पावर और क्या क्या है, पावर है सुप्रीडेंट ओवर एंड गिव डायरेक्शन, सीबीआई को डायरेक्शन दे सकता है, ये केस है, उसके बारे में तहकीकात करो। इंक्वायरी विंग जो है सिविल कोर्ट की पावर है। कन्फिस्केट एसेट प्रोसीड रिसीव्ड बेनिफिट, यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, यूपीएससी पूछता कि इसके पास पावर है कन्फिस्केशन वगैरह की, तो यहाँ पे ट्रू है। पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर एंड सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, रिकमेंड, यहाँ पे वर्ड, इस वर्ड को आपने हाईलाइट करना है कि रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन रिकॉर्ड ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इंक्वायरी वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ओके, यहाँ पे 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ऑफ पीपल का यहाँ पे मेंबर होना चाहिए, तभी अपना जो लोकपाल ये चल नहीं रहा था आगे। तो यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल, तो अगर मैं बात करूँ तो एक्ट जो 1977 का, वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे ये लिखा कि भाई एक्चुअली जो हाउस ऑफ पीपल है ना, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एटलीस्ट कोरम जो है ना, उसके उतनी तो एटलीस्ट उसकी वोट्स होनी चाहिए। तो मतलब लगा के चलो 10%, 55 अराउंड वहाँ पे वोट्स जो है उसकी जो सीट्स हैं उसके पास होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक कांग्रेस की उस टाइम पे 45 के 48 के आसपास थी, एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब इससे कम थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये मामला पड़ रहा था, ठीक है। हालांकि वहां पे जो एक्ट है वो ये डिफाइन करता है कि भाई स्पीकर की डिस्क्रिप्शन जी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्री रिक्विजिट है कि इतनी होनी ही चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, स्पीकर की डिस्क्रिप्शन भी है तो उसको वो चेंज कर सकता था। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंज किया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर अमेंडमेंट की, इन्होंने बोला जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कौन होगा, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका ही जो वो ही होगी, ठीक है, उसके अंदर ही चुना जाएगा। मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया वो इन्होंने थोड़ा सा कर दिया ताकि भाई अपॉइंटमेंट हो जाए, उसके बाद जो सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी। इसके अलावा जो जो इट गिव्स एन एक्सटेंशन टू ऑफ द टाइम गिवन टू ट्रस्टीज एंड बोर्ड टू डिक्लेयर देयर एसेट, उनको भी टाइम उनका एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 44 को अमेंड करता है। यहाँ पे क्या था कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उन्होंने विद इन 30 डे अपने जो भी डिटेल थी एसेट वगैरह की वो देनी थी। तो यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस कर दिया टाइम लिमिट 30 डेज को। इन्होंने बोला जितनी जब गवर्नमेंट जो भी किस मैनर में आपने ये सारा पूरा डिटेल देनी है, ये गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी। तो यहाँ पे वो 30 डे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो अमेंडमेंट थी ये मेजर थी। उसके बाद जो पब्लिक सर्वेंट वाली, ठीक है जी, 2 मेजर अमेंडमेंट यहाँ पे इसके अंदर आई। उसके बाद लोकयुक्ता के बारे में यहाँ पे बात की गई 2013 एक्ट के अंदर। यहाँ पे बोला कि स्टेट जो है वो 1 साल के अंदर अंदर अपना लोकयुक्ता बनाए, ठीक है जी। उसके बाद अब पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो हमने जो फ्रेमवर्क दिया है वही चलेगा स्टेट्स के अंदर। तो कुछ बीजेपी स्टेट्स जो रूल स्टेट्स थी उन्होंने भी भाई अपोज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला यार हम नहीं मानते बात आपको, है ना, तो भाई अलग अलग अपने अपने स्टेट्स का हिसाब होना चाहिए। तो उसके हिसाब से वो वेरी स्ट्रक्चर जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती गई। पहली बात यूपीएससी पूछेगी वो जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर, ऐसा नहीं। दूसरी बात यूपीएससी पूछेगी कि जब आपका लोकपाल लोकयुक्ता एक्ट आया उससे पहले कोई भी लोकयुक्ता किसी भी स्टेट के अंदर नहीं था। तो लोकयुक्ता वर ऑलरेडी फंक्शनिंग इन सम स्टेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। तो इससे पहले भी था, ये हमने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए डीओपीटी है, ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसकी लिस्ट पूरी तैयार करता है। 8 मेंबर सर्च कमेटी जो है ये इनको शॉर्ट लिस्ट करती है। उसके बाद जो पैनल हेडेड बाय पीएम है उसके पास ये लिस्ट भेज देती है कि भाई इनके अंदर सिलेक्शन कर लो। तो यहाँ पे पीएम जो है ये पैनल है, इट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ऐसा नहीं कि इसको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसके बाद रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, अब हमने ये पूरा पढ़ लिया, उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले ली जो जो इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट।
सेकंड है द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल मस्ट बी आइदर द फॉर्मर और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड है इफ लोकपाल हैज रेफर्ड अ केस टू सीबीआई द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इन सच केस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। 1 and 2, 2 and 3, 3, 1 and 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि अब इतनी इंफॉर्मेशन है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है? थर्ड। यहाँ पे देखो मस्ट बी आइदर फॉर्मर और सिटिंग की बात नहीं की गई, तो ये स्टेटमेंट निकाल दी। मैटर एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट, तो बाकी स्टेटमेंट तो आपको लगे यार ये तो ठीक है, हाँ प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड है। आपका क्या ध्यान जाता है हमारा, जब हम क्वेश्चन के अंदर भाई स्ट्रेस बहुत होती है, हमने ध्यान गया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या इंक्लूड है, मिनिस्टर क्या इंक्लूड है, एमपी क्या इंक्लूड है। उसके बाद जो ये मैटर के ऊपर बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है, लेकिन यहीं पे है जो गलती। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट। अब ये तो हमने पढ़ी नहीं। द आइडिया इज कि दो स्टेटमेंट आपके लिए काफी थी। एग्जाम के अंदर तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमें आती ही नहीं है ना, लेकिन यहां पे हमने प्रिपरेशन करने के लिए तीनों स्टेटमेंट पता करने की कोशिश करनी है, लेकिन फिर भी इन दो स्टेटमेंट के ऊपर आपका आंसर निकलता था। फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे आप देखोगे तो यहीं पे एक बचती थी, यही आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। मलयालम फिल्म सेटअप सेक्सुअल हरासमेंट पैनल, द हिंदू आज का न्यूज़पेपर है ना दोस्तों। यहाँ पे एक तो आपका मेंस की एग्जांपल आ गई कि रिसेंटली जो मलयालम सिनेमा सेट्स हैं वहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी ने जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, सेना हेगडेज अपकमिंग फिल्म 1744 वाइट ऑल्टो, उन्होंने 4 मेंबर ये कमेटी बनाई। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है ये कहाँ पे बनती है, और पॉश एक्ट के बारे में हमने पढ़ना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो इस एक्ट के बारे में पहले जानते हैं। अब देखो, जब 1997 के अंदर जब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर बात की गई, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी, और यही गाइडलाइन बेसिस बनी कि जो 2013 पॉश एक्ट अपना आया। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना, मैं 2 पॉइंट ही बताऊंगा आपको साथ साथ में कि कैसे स्टेटमेंट आ सकती है। पहली स्टेटमेंट आएगी, यूपीएससी बोलेगी हाँ ठीक है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात करता है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है। सेक्सुअल हरासमेंट के उन्होंने बताया क्या होता है, फिजिकल कंडक्ट एंड एडवांसेस, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर वेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यूपीएससी बोलेगी सिर्फ यहाँ पे नॉन वर्बल है या वर्बल नहीं है इसके अंदर इंक्लूड होता है या कुछ ऐसा, तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या है ना, इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट्स, है ना, कि भाई तुझे प्रमोशन मिल जाएगी या कैसा, इसके कंडीशन के अंदर कुछ फेवर मांगना। इसके अलावा थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, इसके अलावा थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, इंटरफेरेंस विद वर्क और क्रिएटिंग इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऐसा बना देना। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइक टू इफेक्ट हेल्थ और सेफ्टी, या ये सारी मतलब कंडीशन तो सिंपल कंडीशन है, इसके अंदर कोई जाना बहुत ज़्यादा आपको जरूरी भी नहीं है। अगर समझ गए हो तो इसके बेस के ऊपर अपना आंसर निकल जाएगा। इसके अलावा कंप्लेंट, जैसे मान लीजिए कोई जो भी कंपनी है या कुछ भी है ना, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, वो बनाएंगे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। मतलब अगर किसी वुमेन को वहाँ पे कंप्लेंट करनी है तो वहीं पे वो कंप्लेंट कर देगी। पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बनेगी लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो स्टेट नोटिफाई करेगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हु विल कॉन्स्टिट्यूट लोकल कंप्लेंट कमेटी। मान लीजिए यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई है ना, अगर 10 या 10 से कम एम्प्लॉई हैं तो वो सीधा वहाँ वो कहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, तो वो यहाँ पे इसके अंदर कंप्लेंट कर देंगे। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो भी यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी बनाएगा। इसके अलावा अगर और बात करें तो शी बॉक्स बनाया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, सिंगल विंडो है, यहाँ पे आपको इस पोर्टल के थ्रू भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस, पॉश एक्ट। ठीक है, पॉश एक्ट भी शॉर्ट में बोलते हैं। फर्स्ट है, एवरी एम्प्लॉयर is required to constitute an internal complaint committee at each office with the branch 10 or less employees. Second है, same gender complaints are not covered under POSH Act. Third है, the women in unorganized sector cannot file complaint under the act. ठीक है जी, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, none of the above. चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है हमने पढ़ी, तीसरी स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी, वो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं बताऊंगा जो कोर्ट की यहाँ पे वर्डिक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर है अपना ईजी है, नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज तो कर सकता है लोकल कंप्लेंट कमेटी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए तो वो बनाई गई। तो यहाँ पे अगर बात है 10 और लेस, मोर है ना एम्प्लॉइज, 10 और लेस के लिए तो वो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी नहीं। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है,
हाई कोर्ट ने ये बोला कि जैसे यहाँ पे बोला कि ठीक है, अगर वुमेन है वो अगेंस्ट मेल कंप्लेंट करती है, क्या वुमेन अगेंस्ट वुमेन कंप्लेंट कर सकती है सेक्सुअल हरासमेंट की? तो यहाँ पे ये केस कोर्ट के अंदर गया, तो कोर्ट ने ये बोला कि जहां पे एक्ट के अंदर रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन क्या है, रिस्पोंडेंट मींस अ पर्सन अगेंस्ट होम द अग्रीव्ड वुमन हैड बीन कंप्लेंट, हैड मेड अ कंप्लेंट, सॉरी हैज मेड अ कंप्लेंट। तो यहां पे रिस्पोंडेंट का मतलब क्या है? पर्सन। यहां पे ये नहीं बोला कि अगर रिस्पोंडेंट मेल है ना, तो पर्सन है, तो कोर्ट ने बोला इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। तो इसी तरह उन्होंने बोला कि पर्सन लिखा है तो सेम जेंडर जो है वहां पे कंप्लेंट को ये अकोमोडेट करता है। तो ये कोर्ट की वर्डिक्ट है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और इसी के बेस के ऊपर है सेम जेंडर कंप्लेंट्स आर कवर्ड अंडर पॉश एक्ट। ठीक है, तो उन्होंने उसकी बोला कि इसकी डेफिनेशन ये है, तो सेम जेंडर यहाँ पे आएंगे। ओके, यूनिवर्सलाइज्ड मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम से एक्टिविट्स। गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये बोला कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो सेकंड चाइल्ड को मिलेंगे, बट उसकी एक कंडीशन है कि वो गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। और यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म हो गया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जी अंडर मिशन शक्ति, ठीक है, सेकंड गर्ल चाइल्ड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लोग डिस्करेज किया कि आपने आप सेक्स सिलेक्शन है ना वो करने से, कि भाई बहुत ज़्यादा लोग ये कर लेते हैं, इसलिए वहाँ पे अगर वुमेन चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तभी यहाँ पे इसको हम पैसा देंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, ठीक है, इसके ऊपर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बोला गया कि 6000 यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है जी, जो अपना प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं। अब ये 6000 देना था, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने क्या किया, 5000 गवर्नमेंट ने इसके अंदर दिया कि जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट 1000 दिया जाएगा जब वो रजिस्टर करती है प्रेगनेंसी, सेकंड 2000 मतलब 3000 हो गया आफ्टर 6 मंथ, और उसके बाद 2000 कब रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड, टोटल हो गया 5000। इसके अलावा 1000 जो है जनानी सुरक्षा योजना के अंदर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये 6000 पूरा कर दिया। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो एक तो आपको ये लिंक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने वही चीज बोली जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे 5000 जो बर्थ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, पार्शली कंपनसेट वुमेन फॉर वेट लॉस ऑफ वेजेस, है ना, क्योंकि भाई वुमेन अब उस टाइम पे जॉब नहीं कर रही होती, तो लॉस ऑफ वेजेस को कंपनसेट थोड़ा बहुत करने के लिए, और न्यूट्रिशन जो वेलबींग के लिए यहाँ पे दिए गए 3 इंस्टॉलमेंट हमने पढ़ ली। इसके अलावा जनानी सुरक्षा योजना के अंदर, ठीक है, 1000 फॉर इंस्टीट्यूशनल बर्थ उसके लिए दिया गया, तो टोटल 6000 हो गया, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला अपना काम पूरा। ठीक है जी, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड टू रिसीव कैश मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन 6000 फॉर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड टू पार्शियली कंपनसेट अ वुमेन फॉर लॉस ऑफ एज। सेकेंड है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रोवाइड्स 5000 फॉर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड टू पार्शियली कंपनसेट अ वुमेन फॉर द लॉस ऑफ एज। थर्ड है, जनानी सुरक्षा योजना प्रोवाइड 1000 फॉर इंस्टीट्यूशनल बर्थ। 1 and 2, 2 and 3, 3 ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना आंसर क्या बनता है, तो यहाँ पे दोस्तों अपना आंसर बनता है 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द रीजन इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रेग्नेंट वुमेन आर दोज हु एंटाइटल्ड टू नॉट लेस देन फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे लिखा ही नहीं है, यहाँ बोला कि सारी वुमेन को, यहाँ पे जो भी है वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी गई कि फर्स्ट चाइल्ड है सेकंड चाइल्ड है कुछ भी है। यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम जो सेकंड चाइल्ड है उसको देंगे अगर वो गर्ल चाइल्ड है ना, पैसा तभी देंगे। तो अपोजिशन ने ये बोला कि जो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हो वो तो फर्स्ट चाइल्ड की भी नहीं बात करता, फर्स्ट चाइल्ड की भी नहीं बात करता, वो तो सीधा बोलता है कि जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर है उनको पैसा इतना मिलना चाहिए, वो तो फर्स्ट चाइल्ड की बात ही नहीं करता। हालांकि आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जरूर बात करता है, लेकिन उन्होंने बोला जो आप ये स्कीम बोल रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला सेकंड चाइल्ड को देंगे, तो गवर्नमेंट ने बात की कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, है ना, कि इसके अंदर हम सेकंड चाइल्ड को देंगे। उन्होंने बोला यहाँ पे तो कंडीशन रखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर तो वहां पे कोई चाइल्ड का नाम ही नहीं है, पहले को देंगे दूसरे को देंगे। उन्होंने बोला कि सिर्फ आपको देना है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को, तो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है ये टर्म ही नहीं है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ गवर्नमेंट का। तो द आइडिया इज कि भाई अपना 2 and 3 आंसर। क्विक बैकग्राउंड है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या बोलता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्टेट शॉर्टलिस्ट करती हैं कि किसको, देखो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है मेजरली वहां पे आप क्या करते हैं, स्टेट जो है शॉर्टलिस्ट करती है
कि किस किस को मिलेगा, आइडेंटिफाई करती है। यहाँ पे बोला गया 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% जो अर्बन पॉपुलेशन, अराउंड 66% पॉपुलेशन। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को अप टू 6 मंथ 600 कैलोरी, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ गया। फ्री मील एट लोकल आंगनवाड़ी 0 से 6 साल, मैटरनिटी बेनिफिट जो है 6000 इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही बात है जो अपना, तो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन। ये यूपीएससी ने कैलोरी पूछ ली थी, ये आपने ध्यान रखना है भाई, ऐसा मजाक नहीं है ये, है ना, कि हम सोचें यार छोड़ो यहाँ पे इतनी डिटेल में कौन पूछता है, यूपीएससी पूछती है दोस्तों। 1/3 ऑफ 10,990 करोड़ इन पीएम केयर्स फंड स्पेंट, ऑडिट अभी रिसेंटली हुआ। पीएम केयर्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पीएम केयर्स फंड आपको पता है प्रधानमंत्री ने जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे जो मेजर एम था कि भी कोविड आ गया एकदम से, क्या करें, है ना। जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, जो पहले जब नेहरू जी के टाइम पे आया था, वो बेसिकली जो था अपना, वो था कि जो लोग, जैसे पार्टीशन है, पार्टीशन हुई, ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो आए लोग, उनके लिए, उनकी रिहैब के लिए वो स्टार्ट किया था। उसके बाद उसको भी गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया कि ठीक है, आप नेशनल लेवल के ऊपर जो कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, उसके ऊपर भी पैसा स्पेंड किया गया। वो भी उसकी और इसकी प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पे इनकम टैक्स का दोनों के अंदर वहाँ पे कुछ नहीं लगता है ना। वहाँ पे अराउंड 100 रुपीज़ था जो मिनिमम आप डोनेट कर सकते हो, यहाँ पे 10 रुपीज़ है। अब ये क्यों बनाया भाई, वहाँ पे जो गवर्नमेंट का पैसा था वो गवर्नमेंट ने स्टेट डेवलपमेंट लोन वगैरह या बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। बहुत कम लिक्विडिटी थी, तो इतनी लिक्विडिटी थी नहीं कि हम इसको अंदर वहाँ पे खर्च देते, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नया बना दिया। अब इसके अंदर हमें जो डेटा मिला है, कितना पैसा खर्चा गया, कितना क्या है, इसके अंदर कुछ डेटा तो है जो हमें प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ डेटा आप भूल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट है कि गवर्नमेंट ने स्पेंड किए इतने करोड़, ठीक है जी, ये बताया गया। अनस्पेंड बैलेंस जो है वो इतना है, तो अनस्पेंड बैलेंस भी काफ़ी है, ठीक है जी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, डोमेस्टिक डोनर, ठीक है जी, इन फाइनेंशियल ईयर 2021 इट रिसीव्ड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक डोनर टू द ट्यून ऑफ ₹1 एंड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इतने रुपए। तो यहाँ पे आपके रखना है डोमेस्टिक जो कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, पहला पॉइंट, या कितने कितने उसके ऊपर जाना नहीं है। इसके अलावा जो रिफंड हुआ 25 लाख जो एनडीएमए के अंदर, वो भी इसके अंदर डाल के टोटल अमाउंट बना देगी, लेकिन हमें टोटल अमाउंट से लेना देना नहीं। एक्सपेंडिचर कहाँ पे, लार्जेस्ट कहाँ पे हुआ, डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा वेंटिलेटर बनाए, और बहुत से जो स्टेट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बोला भी ये वेंटिलेटर कैसे चल नहीं रहे, टेक्नोलॉजी है ना वो ठीक नहीं है, तो बहुत कंप्लेंट भी की, तो गवर्नमेंट ने आपको पता है किस क्वालिटी के बनाए हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जैसे प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन है, जहाँ पे आपको क्या होता है, मशीन के अंदर एयर डाली जाती है, उसके बाद बाकी अब्जॉर्ब हो जाती है, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो वहाँ पे निकल आती है साइड पे, जिसको हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये पीएसए बहुत लगाए गए। या फिर उल्टे भी होते हैं जिसके अंदर जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है बाकी यहाँ से निकल जाती है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो अलग अलग मेथड है, ओके। तो यहाँ पे इसके अलावा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट वगैरह उसके ऊपर जाना नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डोमेस्टिक ज़्यादा है या दूसरा, और जो मैक्सिमम यहाँ पे डिस्पोजल है और डिसबर्समेंट है वो कहाँ पे गई। अब पीएम केयर्स फंड जो है, इसका सोर्स क्या है, pmcares.gov.in, तो यहाँ पे सीधा सोर्स है, तो आपको ऑथेंटिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पे इनको बनाया गया। यूपीएससी पूछेगी कि भाई ये जो पीएम केयर्स है ये सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए है ना, जहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर बताया गया, लेकिन जब हम इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं क्या बोलते हैं, असिस्टेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, कैलेमिटी, डिस्ट्रेस, मैन मेड और नेचुरल, वहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, प्रोवाइड ग्रांट्स, पेमेंट ऑफ मनी और टेक सच स्टेप्स एज मे बी डीम्ड नेसेसरी, जो भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वो डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, वो भी इसके अंदर डाल दिया जाएगा। चेयरपर्सन कौन है, जो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ पीएम केयर फंड। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, है ना, जो इसके अंदर वो सारा डिसाइड करते हैं। फंड एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ऑनरेरी बेसिस के ऊपर एज ए ऑनर, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, इन द पीएमओ। इसके अलावा डोमेस्टिक डोनेशन जो है ये वॉलंटरी एक्सेप्ट करता है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो एज ए पार्ट ऑफ सीएसआर, तो वो भी इसकी जो सीएसआर का कोटा वो भी यहाँ पे पूरा हो सकता है। इसके अलावा ये फॉरेन करेंसी के अंदर भी एक्सेप्ट करता है एंड फॉरेन डोनेशन भी एक्सेप्ट करता है, ये आपने ध्यान रखना। इनकम टैक्स क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है जी, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी एग्जेम्प्टेड है। डिसबर्समेंट ऑफ फंड कौन डिसाइड करेगा, तो ये है ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर फंड, उनके पास पावर है क्राइटेरिया बनाने की। ऑडिट कौन करेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट इंडिपेंडेंट ऑडिटर वो होगा, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको यहाँ पे ऑडिटर भी 3 साल के लिए रखा। यहाँ पे ऑडिट हुआ इसका
तो इसके अलावा जो अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के अंदर केस था, तो उन्होंने बोला कि भाई इसका जो है आरटीआई इसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी है ये वो सारा। तो गवर्नमेंट ने रिप्लाई ये दिया था दैट फंड इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फंड, ये ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसीलिए इसका जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर भी नहीं जाएगा। तो खैर इसके ऊपर देखते हैं हाई कोर्ट क्या बोलती है, इतना यहाँ पे बहुत है। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू पीएम केयर्स फंड। इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सेकंड है द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ पीएम केयर्स फंड। थर्ड है डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। सिंपल क्वेश्चन है, हमने सारे प्रोविजन इसके कंप्लीट किए क्योंकि टू दी पॉइंट रखी बात। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर मुझे पता है, जिसने यहाँ पे इसको पढ़ा है तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया, बाकी ऐसा नहीं कि बाकी का जो भी हमने उसके बारे में पढ़ा वो वेस्ट है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट कोई सिलेक्टिव ही यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन टू कर्ब ट्रैफिकिंग लॉन्च, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे सीधा एक ही आएगा और एक के ऊपर बात। दोस्तों यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहट यहाँ पे स्टार्ट किया। तो इसके अंदर क्या है, ऑपरेशन आहट के अंदर जो विक्टिम्स है, अगर आप देखोगे रेलवे के थ्रू बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन हो, वुमेन हो, है ना, उनकी ट्रैफिकिंग होती है इधर से उधर, उसको कर्ब करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। बस इतना ही हमें जानना है। ओके ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन आहट हैज बीन सीन इन न्यूज, इट वाज लॉन्च टू, किसके लिए, वैक्सीनेट चिल्ड्रन, टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम मिडिल ईस्ट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना आंसर सीधा ही है। तो इसके अलावा दोस्तों एक और है ऑपरेशन राहत। ठीक है, ये तो आहट है, वो राहत है। तो ये किसने किया था, इंडियन आर्म्ड फोर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था कि जो बहुत ज़्यादा इवैक्यूएशन है यमन से 2015 के अंदर, उससे रिलेटेड ये है। तो बेसिकली इवैक्यूएशन के से रिलेटेड है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है, वो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के लिए या फिर तीनों का कॉम्बो लेने के लिए भी, एग्जाम तो आ गया, नोटिफिकेशन आ गई है, आपने जो फॉर्म है वो ध्यान से भरना है। इसके अलावा जीएस का कंप्लीट क्रैश कोर्स है और कंप्लीट करंट अफेयर का क्रैश कोर्स है। तो अलग अलग यहाँ पे हमारे कोर्सेज है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर करना है तो जल्दी करो, अदरवाइज यहाँ पे अपना वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। तो दिस इज ऑल, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।